ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज भी अच्छे से पढ़ लिए थे और क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। फॉर्मूला क्या होता है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का? म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टार्ट करते हैं, लिखिए फटाफट, फिगर बनाना स्टार्ट करिए। पहले फिगर समझ लेते हैं, है ना। ये आपको दिख रहा होगा लैम्डा कहाँ से बन रहा है। पहली बात तो इसका रिमोशन किससे होता है? लैम्डा से। अगर देखो ध्यान से, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके साथ बनता है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट बनेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, जो भी सरफेस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सरफेस आपका हॉरिजॉन्टली हो, कभी आपको वर्टिकल सरफेस भी मैं दे सकता हूं। मैंने बोला एक ब्लॉक ऐसे इसके साथ अटैच्ड है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस तरह। ठीक है, और मैंने कहा कि अब इस तरीके से इसका सेटअप है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब आपको पता है mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। तो mg नीचे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो इस सेटअप में ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कहां गया? ऊपर की तरफ। ठीक है, मैंने बोला अब मेरा कुछ भी अरेंजमेंट है भाई, मेरा अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वो ब्लॉक गिर नहीं रहा। तो क्लियरली आपको जो कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशन के हिसाब से तो सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है और mg डाउनवर्ड होता है, और mg के कारण ही एक फ्रिक्शनल फोर्स। रीजन क्या है कि ब्लॉक भैया नॉर्मल के साइड पर मोशन में नहीं आ सकता है। ठीक है, वो सरफेस के साथ टच में ही रहेगा। तो अगर ये मोशन करेगा भी तो कहां जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि और कोई फोर्स मैंने इस पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो mg की वजह से वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। और जब नीचे की तरफ mg लगेगा तो उसी की वजह से एक कॉज होगा, एक अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। मैंने स्टैटिक लिखा है, इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पर रहा होगा, इसलिए स्टैटिक लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस में तो मैं जो बताने जा रहा हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद कैसे करना है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया, क्योंकि कुछ लोग रट जाएंगे कि भैया नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा y एक्सिस के अलोंग होगा और फ्रिक्शन हमेशा x एक्सिस के अलोंग, तो ये गलत हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो फिर सुनो, तो क्या करना है, तो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, पहली बात तो हम रिजल्टेंट निकालते हैं किसके बीच में? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। जो भी रिजल्टेंट मिलता है उसका नॉर्मल रिएक्शन साथ जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एक यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि याद करा हुआ है कैसे हम लोग ने, अगर ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करते थे अपन? एक्स एक्सिस के साथ या फिर बेस वेक्टर के साथ हमेशा से क्या करते हैं हम लोग? रिजल्टेंट का एंगल लेते आए हैं, हमेशा रट के बैठे हैं। तो जिसको वो वाली कंडीशन ही रखनी है ताकि अपना कंसेप्ट ना डिस्टर्ब हो, उसके लिए बता रहा हूं कि टेक नॉर्मल रिएक्शन एज अ बेस वेक्टर। क्या करोगे? ऐसे केसेस के लिए आप नॉर्मल रिएक्शन को बेस वेक्टर ले लोगे। तो बेस वेक्टर को ले लोगे तो मैंने क्या सिखाया था, अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जिनको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज नहीं कर सकते हो। तो कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने क्या सिखाया था, बेस वेक्टर और इसके बीच में एक एंगल बनेगा, फिर अपन क्या करते थे, एक पैरेललोग्राम बनाते थे, है ना, और रिजल्टेंट इसके डायगोनल के लॉन्ग दिखा देते थे, है ना। और एंगल हमेशा, क्योंकि यही हमेशा हमें अपना क्या करते थे, बेस लेते थे। लेकिन क्या बेस इसको नहीं ले सकते? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? क्या दिक्कत है? ठीक है, बेस तो आपके ऊपर है ना कि आप कहां से रहना चाहते हो। तो अगर आपने बेस चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिजल्टेंट का एंगल कितना आ जाएगा? लैम्डा। ठीक है, जिसको अगर ये नहीं आ रहा है उसको वेक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिखिए द एंगल बिटवीन resultant of force, resultant of, इसको मिटा दें, resultant of force of limiting friction and normal reaction force।
ठीक है, makes with the direction makes with the direction of normal reaction. समझा रहे हैं, देखो फिर से पढ़ते हैं, साथ साथ में समझते हैं। जो मैंने बोला है एक्चुअली वही चीज लिखा हुआ है, फिर भी समझा रहे हैं आप लोगों को। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये पूरा स्टेटमेंट ना पढ़ने के बाद समझ में आता है ये जो लाइन बनी हुई है, मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का रिजल्टेंट जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा जो आपका लिखा हुआ पैराग्राफ, उसका मतलब सिंपल है, इन दोनों का रिजल्ट वेक्टर एडिशन करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मेक्स विद द एंगल, तो ये जो रिजल्टेंट बनाता है एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये कहां से बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन से शुरू करेगा और रिजल्टेंट की तरफ आएगा। तो जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइन के बीच में वही होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और कोई एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिख, तो अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, वेक्टर पढ़ा है, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x रटवाया था मैंने, है ना। तो y मैंने हमेशा क्यों बताया था, क्योंकि y हमेशा हमारा सेकंड वेक्टर होता था और x हमेशा बेस वेक्टर होता था, है ना। तो यहाँ पर सेकंड वेक्टर कौन होगा, तो यहाँ क्या जाएगा एफ एल अपॉन, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, लिख लो। अच्छा ये बताइए एफ एल अपॉन एन को और क्या लिख सकते हैं, अब कोई अगर एकदम सड़ा सा आंसर देगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, है ना, इससे सड़ा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब एकदम, मतलब सबसे बेकार कैटेगरी में अगर कोई आता है आंसर तो वो ये है, क्योंकि ये तो मेरी बात को उल्टा करके रिपीट कर देना मेरी बात। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो यही आएगा, तो कहीं ना कहीं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बात बोले कि ना बोले, बोल दे। कुछ ना आना 1000 गुना बेहतर है प्रिटेंड करने से कि मुझे आता है, बिकॉज जब हम प्रिटेंड करते हैं तो हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमने पहले प्रिटेंड कर लिया कि मुझे आता है, तो देयर इज नो चांस इन गेटिंग द कंसेप्ट। और अगर हमें नहीं आता है तो हम ऑलरेडी जीरो पे हैं, तो जितनी भी गाली पड़ेगी उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली किसके, मुझे नहीं पता, उन सब के जो प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट प्रिटेंड। आपको जब ऐसा कभी मैंने कंडीशन तो दी नहीं है कि आप पूछेंगे तो बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़े में भी दिखता रहता है हम लोग पता है क्लास को टाइम बचाते हैं। अभी अगर हम अभी सबको एक एक करके छेड़ने लगे कितने लोग प्रिटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ये मेरा काम नहीं है, अच्छा स्टूडेंट बनना तुम्हारा काम भाई, तुम्हें सिलेक्ट होना, मुझे थोड़ा ना होना है। रोज थोड़ा तुमको हम पिंग करेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एक दिन तो आएगा, 2-4 दिन मस्ती चलती है, किसी दिन तो कहोगे कि हाँ चलो आज पढ़ लेते हैं, अब वो दिन ही ना आए तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम कहेंगे हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर कहता है ना, तो वैसे क्या कुछ नहीं कर सकते, इलाज ही नहीं है, लाइलाज हो गया है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the minimum angle
minimum angle of inclination, the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal। देखो जो लिख रहे हैं ना इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो आपको आंसर सामने दिखने लगेगा, ठीक है। with the horizontal at which the body मैंने कितनी बार बोला है, जो हेडिंग्स होती है ना इतनी कमाल की बनाई गई है पूरी फिजिक्स में कि हर जगह वो आंसर बताती रहती है आपको, हर जगह हेडिंग अपना आंसर खुद बताती है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फिर से करते हैं, एट विच द बॉडी प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ प्लेन starts slide। तो एक्चुअल में इसका जो थीटा का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन तो फ्रिक्शन से नहीं कह सकते बट इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर है फ्रिक्शन से, ठीक है। आप सुनना ध्यान से, जो ये थीटा है वो डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट जो भी प्लेस्ड है वो मोशन में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू थीटा की है जिस पर ये जो उसके ऊपर प्लेन के ऊपर रखा हुआ बॉडी है वो क्या करने लगे, स्लाइड करने लगे। अब जब स्लाइडिंग होगा तो उसका कॉज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो कॉज हो सकता है, बिकॉज हम कोई फोर्स प्रोड्यूस यहाँ पर या फिर इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो इससे होगा क्या, जब ये एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फोर्स है जिसके बारे में अच्छी चर्चा हुई थी, mg sin थीटा, जो क्या करता है, एक कंपोनेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कि इसको नीचे की तरफ खींचता है, और एक होता है mg cos थीटा जो कि नॉर्मल के अपोजिट होता है, जो कि बैलेंस करता है इस ब्लॉक को इस सरफेस से अलग होने से बचाता है, मतलब कि टॉपलिंग नहीं होने देता। टॉपलिंग मतलब लुढ़क जाना, है ना ऐसे, तो टॉपलिंग ना हो पाए इसके लिए mg cos थीटा रिस्पांसिबल है। कितने लोगों को यही नहीं पता mg cos थीटा काम क्या है, उसका काम यही है कि ब्लॉक को सरफेस से अटैच रखना, ठीक है। और अगर ये डिसबैलेंस होगा तो ये टॉपलिंग करने लगेगा, कभी भी ये स्लाइड नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन को इसने बना दिया कि mg cos थीटा को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो उससे होगा क्या, तो उससे ये होगा सर ये टॉपलिंग करने लगेगा, स्लाइडिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, हाँ रोलिंग, वही टॉपलिंग वही बोल रहे हैं ना, रोलिंग मोशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखा तो यहाँ पर आ गया एक mg sin थीटा, और मुझे अच्छे से पता है थीटा जब इंक्रीज करता है तो sin थीटा इंक्रीज करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिलेशन तो थीटा के साथ इसका था। तो mg sin थीटा की वैल्यू पहले भी थी जब ये ऐसे नॉर्मल रखा था, लेकिन एंगल कुछ और रहा होगा तो sin थीटा डिक्रीज करेगा, तो एक सिंपल सा होता है फ्रैक्शन का नियम कि न्यूमरेटर घटेगा तो पूरी वैल्यू घट जाएगी, और यहाँ तो फ्रैक्शन है भी नहीं, तो मतलब sin थीटा का डिक्रीज होगा कहीं ना कहीं पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है तो sin थीटा बढ़ रहा है, जिससे कि पूरा फोर्स बढ़ रहा है, जो कि एक्सीड जैसे ही करेगा किसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, यानी कि ये स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना क्लियर। तो लिख डालिए इसको फटाफट यही, तो इक्वेशंस लिख लो बेटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वो डायग्राम बना लेना, mg sin थीटा बना ही हुआ है, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे आपके, बताइए। Fl बराबर और n बराबर mg cos थीटा, ये कब होगा, जब ये रेस्ट पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो हमें थीटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, n बराबर cos थीटा। मैंने कुछ भी दिमाग में लगाया, पीछे वाला पढ़ के आ रहा हूं, तो मैंने कहा कि 1 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। mg कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Fl अपॉन n इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos क्या होता है, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए हम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Fl अपॉन n इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मैं इसको म्यूस लिख दूं क्या, ये हो गया, ठीक।
तो इसका मतलब एक चीज समझ में आई यार, ये तो सेम आ गया पीसीएल टॉपिक से, तो इसका एक रिलेशन होता है किसके साथ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ। तो यहां से अपन कह सकते हैं थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, लैम्डा। तो यहां नीचे लिख लो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा और प्लेन का क्वेश्चन दे देगा और आपको यही पूछे, बताएगा ही नहीं कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, और बोल देगा कि मोशन में है, तो क्या करोगे, तो लैम्डा ही तो थीटा होता है। ठीक है, वही बात हुई, गंगाधरी शक्तिमान है ना, पता है तुम लोग को, नहीं शक्तिमान नहीं जानते, गोला गोला घूम के हेलीकॉप्टर बन जाएंगे। मुकेश खन्ना, थीटा और लैम्डा। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन जो बताया वो इंपॉर्टेंट था। क्या बताया था क्वेश्चन में, आपको लैम्डा दिया रहेगा और क्या बोल देगा, प्लेन ऐसे ही बना देगा और उसका थीटा नहीं देगा आपको, तो इनडायरेक्टली आपको बता चुका है। ठीक, और फिर कह देगा कि कंडीशन फॉर विच ये मोशन में आ जाए, तो क्या कहोगे भाई, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ठीक है, क्योंकि थीटा और लैम्डा दोनों बराबर होते हैं। चलिए अब जरा चेक करते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग को वेरीफाई करेंगे कि यह सही है कि गलत है। ठीक है, पुश करने का मतलब क्या हुआ, धक्का दे रहे हैं, पुल का मतलब, ठीक है, तो पुलिंग एंड पुशिंग को ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए तो जरा इसमें देखिए, जब अपन क्या करें, किसी भी ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस ब्लॉक से एक हमने मान लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एंगल पर फोर्स लगाया। ऑब्वियसली अगर आप किसी को खींचते हो, मान लो ये ऐसे थ्रेड है ना, ये ऐसे लगाया, देखो एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अभी कहीं से बना रहा होगा, ऑनलाइन वालों के लिए तुम लोग को तो दिख ही रहा है। ठीक, तो ऐसे मैं खींचूंगा तो ये तो कुछ डिस्टर्ब होगा, इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा इधर और एक, ठीक है, तो वो कंपोनेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये किस तरीके का मोशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मैं पुल करता हूं तो मैं खींच रहा हूं तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को नहीं दिखता है येलो कलर, फिगर के ऊपर नहीं दिखता, बाकी जगह दिखता है। चलो भाई, तो अब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा भाई एंगल कितना बना था, एक्स एक्सिस से थीटा, तो ऑब्वियसली एंगल को बंद करते हैं तो cos थीटा होता है, तो f cos थीटा। ठीक है, f cos थीटा आ गया, फिर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f sin थीटा। ठीक है, ऊपर ऑलरेडी एक n था, नीचे क्या है, w मतलब mg। ठीक, और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इक्वेशंस बनाइए और इस इक्वेशन आपको दो बनानी पड़ेगी, एक बार पुलिंग के लिए, एक बार पुशिंग के लिए, फिर कंपेयर करेंगे कि कब हमारा ब्लॉक जो है इजियर है पुल करना या फिर पुश करना। ठीक है, शुरू करिए। ठीक है, जब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो एनालिटिकल मेथड में क्या सीखा था हम लोग ने कि पहले क्या करो, समेशन fx करो, फिर समेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, बताओ f cos मतलब पॉजिटिव x कौन सा है ये, तो f cos थीटा फिर माइनस एफ के इज इक्वल टू, ठीक है, यही होगा ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कर रहे हैं इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं, नहीं तो आगे क्या आता, एम ए आता। अगर एक्सप्रेशन ले लेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे बात कर रहे हैं, तो उस स्टैंड पे तो वो फ्रीज रहेगा ना अपनी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा बराबर एफ के, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू के और n। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 1। अब fy की बात करते हैं, इस जगह n प्लस f sin थीटा माइनस w इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू आ गया w माइनस f sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2 को उठा के पुट कर दिया 1 में, तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की बात करो। देखो इसको ही हम दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं। यहां से क्या आया था, एफ के इज इक्वल टू यू के एन। ठीक, और ये ऊपर हमें पता है कि इसका यही है, अपोज कर रहा है, रिजल्टेंट को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है ना, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ के, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन। ठीक, तो इसको देखो ध्यान से, यहां से आएगा एफ के W माइनस एफ साइन
थीटा होगा कि नहीं होगा? ये तो है ना क्लियर। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है यहाँ पे निकल गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, वैल्यूज पता नहीं है लेकिन इतना तो क्लियर दिख रहा है कि n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी एक f sin थीटा से, और ये फ्रिक्शनल वैल्यू ही यहाँ पे आपके, अगर मैं मोशन का लिख दूं तो कैसा लिखूंगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू m a। मैंने मान लिया कि ये a से मोशन में आ गया। थोड़ा और अच्छा गेम अप करते हैं, है ना, आसान आसान बढ़ के करो क्या। अरे मैंने बस ये बोला भाई, ये जो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है अगर ये, तो एक्सेलरेशन ये रहा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कहता है टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, m into a के। तो मैंने टोटल एक्सटर्नल फोर्स x के अलावा निकाल लिया और उसको m a के बराबर कर दिया। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इंक्रीज करेगा, अगर f के डिक्रीज करेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऑब्वियसली मेरा अपोज कम लोग करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा ना मुझे निकलना। तो जब चेक करते हैं कि f की वैल्यू यहाँ डिक्रीज कब होगी, जब आपका यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरे वाले केस जाते हैं, केस ऑफ पुशिंग। तो पुशिंग वाले में FBD कैसा बनेगा भाई, F नीचे आ जाएगा। मैंने क्या बोलता कि हमेशा सेंटर ऑफ मासेस को आगे की तरफ लेके आओ। ठीक, एंगल कितना बना रहा है ये, कहां से, x से थीटा। तो F cos थीटा यहाँ आएगा और F sin थीटा कहां जाएगा, नीचे की तरफ। किसी को दिक्कत हो तो देख लेना यार, यहाँ पे एंगल देखो नीचे की तरफ है, ऐसे इधर देख, पेन बंद करेंगे तो क्या आएगा, cos कंपोनेंट F cos थीटा। ठीक है, अब इस पेन को ओपन करेगा तो sin आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये आ गया तेरा f sin थीटा। ठीक, अब इक्वेशन लिख। तो पहले अपन समेशन fy लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देख यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, एन डैश ले लिया तो क्या एन कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब नीचे की तरफ क्या आ रहा है भाई बता, माइनस होगा ना, ये माइनस f sin थीटा और माइनस w इज इक्वल टू 0। तो एन डैश की वैल्यू क्या आ गई, देख यहाँ w प्लस, ये इंक्रीज करा रहा है या डिक्रीज करा रहा है, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसी प्रकार से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के w प्लस f sin। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन नंबर ये हो गया तेरा 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो क्लियरली है कि इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इसको f के डैश बोलते हैं। तो f के डैश इज ग्रेटर देन f के, सो पुलिंग इज easier than, समझ में आ गया कंसेप्ट, क्योंकि ये अपोज ज्यादा करेगा, f के डैश ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अपोजिशन आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अगर अभी भी इसको नहीं आया उसके लिए लिख रहा हूं, देखो समेशन fx लिखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा भाई बताओ, f cos थीटा माइनस f के डैश, f के डैश के लिए बढ़ जाएगी तो f cos थीटा सेम ही है, तो मतलब इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो घट जाएगा। तो ये किस पे इफेक्ट करेगा, ये आपके एक्सेलरेशन पे इफेक्ट करेगा। और क्लियरली दिख रहा है कि a डैश की वैल्यू हमेशा a से कम रहेगी। ठीक है, जब कम फोर्स रहेगा तो कम स्पीड में मोशन होगा, और जब आपकी स्पीड घटेगी तो आपकी एक्सेलरेशन में भी चेंजेस आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये है रीजन, लिख लो। इसलिए कभी देखा है वो जो गार्डन क्लीन करने के लिए होता है, ग्रास हॉपर होता है ना, कभी देखा उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं हमेशा। माली को देखा नहीं है क्या, ऐसे खींचते रहते हैं। और जो है विदेशों में तो क्या करते हैं, छोटा सा कोई ट्रैक्टर आता है, छोटा सा ट्रैक्टर, और उसको गार्डन ले घूमते रहते हैं, पीछे उसको बांध देते हैं, छोटा सा होता है कार्टून की तरह, है ना, और पूरे गार्डन घूमते रहते हैं, तो क्योंकि आसान होता है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पुलिंग करना आसान है। ठीक है, चले आगे बढ़ जाएं। चलो देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन आर रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ है तो मतलब कि आप देखो ये सेम केस रिपीट हो रहा है, हम लोग ने पहले भी ये केस पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर हम लोग ने क्या माना था, स्मूथ सरफेस माना था। यहाँ पर बस कुछ नहीं आएगा, बस एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, है ना, ये हो गया तेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सारा डायग्राम आपने अच्छे से बनाया था, तो FBD बनाओ और सॉल्व करके मुझे दिखाओ जरा। ठीक है, ट्राई करो, फिर नहीं तो हम करके दिखाएंगे, जल्दी करिए। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा बताओ, नेट फोर्स कैसे लिखोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं वही नेट फोर्स होता है। न्यूटन्स लॉ कहाँ लगेगा, जहां मोशन होगा ना भाई, मोशन नहीं होगा वहां कहाँ न्यूटन्स लॉ लगेगा। तो मतलब
इसका मतलब क्लियरली कि ये तो भाई रेस्ट वाली कंडीशन रहेगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना ये बात? तो आपको अच्छे से पता है कि ये mg के कारण एक बनेगा यहाँ mg cos थीटा, यहाँ क्या बनेगा mg sin थीटा। अच्छा ये mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, n को, ये सबसे पहले लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, काम खत्म। ठीक, अब अपन लिखते हैं नेट फोर्स, है ना, और कुछ तो नहीं है, मिस तो नहीं हो रहा कुछ, नहीं। ठीक है, अब अगर हम प्लेन के अलाउंग लिखते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू, अगर एम ए लिखना है तो, ठीक है, लिखो लिखो, सॉल्व करो। ऑब्वियसली मोशन में है तो एम ए लेके चलेंगे ना। अब तो कर लो यार, अब तो बस वैल्यू पुटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। उठाओगे क्या करोगे, एन की वैल्यू कहां आएगी, एफ के पास, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के क्या जाएगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। ध्यान से देखो तो एम जी कॉमन ले सकते हैं अपन, और एम तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इनको कुछ नहीं आ रहा, पीछे बैठी है ना, एम जी कॉमन ले लिया भाई। अरे ठीक है, देख लो, जिसको नहीं आया वो देख लेगा। ठीक है, अब इसे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये एम कटेगा कि नहीं कटेगा, अब तो कट रहा है ना, कि मतलब मुझे लगा क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई आपको, एक्सेलेरेशन निकालना था, ए निकल गया भाई, कहाँ हो तुम लोग, आंसर आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस, ठीक है, देखो। अच्छा, ए की वैल्यू जी से ज्यादा होगी कम होगी, ये तो बस एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, सामने देखो आंसर लिखा है, ए की वैल्यू जी से ज्यादा होगी कम होगी, इस केस में कैसे पता चलेगा बॉस, कुछ तो चाहिए ना। जैसे पीछे पता चला था कि एफ के डैश की वैल्यू ज्यादा है या कम है, थीटा कम होगा तो साइन थीटा तो जीरो हो जाएगी, जीरो की तरफ जाएगा ना। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मैडम, ए की वैल्यू हमेशा लेस होगी जी से, बिकॉज ये वैल्यू हमेशा निगेटिव की तरफ भागेगी। जब थीटा कम होगा, जीरो से 90, हाँ बोलो, हम सिर्फ साइन के लिए बता रहे हैं, मेरी गलती है। तो थीटा जब तुम पुट करोगे तो यही करोगे, यहाँ नहीं करोगे, साइन से नाराज हो, तो बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी तुम करोगी ये वैल्यू डोमिनेट करेगी, पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जब निगेटिव हो जाएगी, निगेटिविटी की तरफ भागेगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा जी से, यही समझाना था। ठीक है, लिख लो ऑलवेज लेस देन जी, ये लिख लो, कहीं अगर पता चला कोई दिमाग आ गया कि नहीं ये ऑलवेज कंडीशन है, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये बताओ, तो तुमसे अगर मैंने ये कह दिया कि यार मुझे ये इसको नीचे स्लाइड होने से रोकना है, सवाल है ये सवाल है एक्चुअली में, ये सब पूछे गए सवाल है। तो सुनना, सवाल में 3-4 छेड़छाड़ किया था, एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछ चुके हैं। अब मैंने कहा कि इसको मुझे नीचे स्लाइड नहीं होने देना है, तो ऑब्वियसली कि उसके फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ हम लोग को। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट स्टॉप स्लाइडिंग डाउनवर्ड क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सामने ही आंसर लिखा हो, ये बता रहा हूं, जो भी पूछ रहा हूं सब सामने है, जो भी सवाल पूछ रहा हूं सब कॉमन सेंस से रिलेटेड है, ध्यान से देखोगे तो पता जाएगा कि भाई क्या करना क्या है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि कम से कम फोर्स लगाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, इतना ही लगाना है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आना बंद कर दे। अरे भाई जीरो तो ऑलरेडी लग रहा है, कौन सा फोर्स लगा रही हो तुम, दादा लेके आए हैं कोई फोर्स यहाँ पर, एमजी है, धरती माता नीचे खींच रही है इसको, तो तुमने तो फोर्स जीरो ऑलरेडी लगाया हुआ है, जीरो तो आंसर फेल हो गया। अब एक्स्ट्रा हमें ही लगाना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको प्लेन के ऊपर रखने का एहसान किया और उसके आगे कुछ नहीं किया हमने। तो मतलब mg sin थीटा इसको नीचे खींच के लेके आ रहा था, mg के बराबर लगा देंगे तो भी गड़बड़ है। अरे गधों, सामने लिखा हुआ रिजल्टेंट फोर्स कितना है,
mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। इतना ही फोर्स लगा तो इतना ही अपन भी लगा देंगे, रेस्ट पे जाएगा, इक्वल अपोजिट हो गया, और क्या, खत्म। सामने आंसर लिखा था, बोलो कॉमन सेंस। अगर कोई भागते हुए आ रहा है, मुझे से उसको रोकना है ना, मतलब जिधर मैं लगा रहा हूँ उधर उसको मोशन नहीं कराना है, तो भाई एक ही तरीका होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कोई भी ज्यादा होगा उस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। सामने आंसर था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो लिख लो नोट बना के। इफ वी वांट टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग if we want to prevent the downward slipping, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। हम लोग क्यों कर रहे हैं, वही बताया है कि हमें सिर्फ उसको रेस्ट पे ले आना था, हमें कुछ एक्सटर्नल उसको ऊपर की तरफ मोशन नहीं कराना है, तो मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। देन क्या होगा, लिख लो, वही फोर्स लिख लो, देन मिनिमम फोर्स, देन मिनिमम अपवर्ड फोर्स लिखो, देन मिनिमम, क्योंकि ऊपर क्या लग रहा है ना, अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस यू के mg cos। सिंपल है ना, इसको लिख लो। एक और कॉमन सेंस का सवाल, कॉमन सेंस ये लिटरली बता रहे हैं, तुम लोग को जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाना, आंसर तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया, अब तुम लोग देख के बताना, ठीक है। पिछली बार था, इस बार आंसर तुम्हारे पास है। सवाल सुनना, बहुत प्यारा सवाल है, हम लोग ने प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो मैंने कहा कि यार एक काम करें, एक बार हम खड़े हो गए और यहाँ से इस ब्लॉक को हमने एक प्रोजेक्ट कर दिया किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर है, उठा के फेंक दिया तो जाके उसके ऊपर रख जाएगा, अंत में रखना ही रखना है, प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हो गया। अब जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो कह रहे हैं कि जो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, हाँ बोलो, बोल रहे थे तुम, सही बोल रहे हो, बोलो, काहे डर रहे हो। अच्छा, जिससे थ्रो करेंगे उससे नहीं, नहीं गलत, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अपन एक चीज याद नहीं तुमको, ठीक है, बोला था आंसर एक ही एक्सेप्शन का लिखा है, या छाप देते, ठीक है, फिर भी वो बात अलग है, तुम्हें समझा दें। जैसे धरती तुम छोड़ दिए, सुनना ध्यान से, धरती जैसे छोड़ोगे, ये बात हमने मोशन प्लेन बताई थी कि जैसे ही तुमने सरफेस को छोड़ दिया तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाएगा, तो तुमने गलत बोल दिया। क्यों, क्योंकि जब ये वापस सरफेस पे आ जाएगा तो अब तो वापस से सरफेस वाले सारे कंसेप्ट लगने लगेंगे ना इसमें, तो वो जो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट था ना इस क्वेश्चन में, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको ध्यान ये देना था, जब ये यहाँ पर वापस से प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद तो स्लाइड ही करके नीचे आएगा ना, क्योंकि इसका तो हमने फोर्स लगाया नहीं। सुनो ध्यान से, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तुम लोग लगता है कि जब ये जाके वहां गिरेगा तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स बहुत सिंपल है, जब मैंने अपने हाथ से किसी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स खत्म, मेरा एक्सटर्नल फोर्स तभी तक है जब तक मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है। कोई इमेजिनरी फोर्स तो लगने वाला नहीं है, एक ही है नॉन कांटेक्ट फोर्स जो हमेशा लगेगा, दैट इज mg। वो mg ना होता तो ये वापस से इसके ऊपर आता, स्पेस में चला जाता वो, है ना। तो ये रीजन आपको समझना पड़ेगा, बेसिक्स हैं आपके लिए, तो लिख लीजिए, एक और पॉइंट बना के लिख लीजिए, if the object is projected in upward direction, ठीक है। आज चलो एक और चीज करते हैं, इस बार जो मैं कह रहा हूं एक और सवाल बना देते हैं इसी में, ताकि ये चीज याद कर लो। अब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करा, मैंने क्या कर दिया, इसे पुश कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इधर से इसको पुश कर दिया, कुछ हाइट तक तो जाएगा ही जाएगा। अरे भाई नीचे धक्का लगा रहे हैं तो ऊपर जाएगा ना,
तो इसका मतलब अगर इस कंसेप्ट को सोचोगे तो यहाँ जाएगा रेस्ट पे आएगा, रेस्ट पे जब आएगा तो सिंपल स्लाइडिंग मोशन होगा कि नहीं होगा, तब तो ये तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम ऐसे रट जाओ, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें यही दिख जाएगा। और यहाँ से जब भी क्वेश्चन ऐसा आए प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो दिमाग में होना चाहिए कि भाई ऊपर से देखना है अपने को, जिस पॉइंट से वो नीचे की तरफ आएगा अपने को वहीं से ध्यान देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, लिख लो। इफ द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए along the inclined plane, along the ऐड कर दे along the inclined plane। अब देखो एक वर्ड आएगा then। अच्छा ये मुझे बताओ फिर से एक सवाल, ये जो सवाल तुम्हारे कंसेप्ट चेक कर ले या तुम लोग सीख लो, जो सुनना है घर समझ लो। हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर था, इधर है ना, F एक्सटर्नल। अच्छा मैंने एक चीज रटवाई थी, जिधर अपने को जाना है वही डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, बाकी सारी ये रटा हुआ है ना। तो अगर रटा हुआ है भाई, तो अगर ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। मेरे को ऊपर जाना था ना, नीचे आ रहा है, रिटार्डिंग होगा कि नहीं होगा, तो लिख लो देन रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहाँ लिखा हुआ था, पीछे लिखा हुआ था जी साइन थीटा, फिर आगे क्या था, माइनस ही होना चाहिए और क्या होगा, ठीक है। इसीलिए जब मैंने रिटार्डिंग लिख दिया तो माइनस नहीं लगाया, अगर मैं ये नहीं लिखता एक्सेलरेशन लिखता तो माइनस लगा दो। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखो। अब पढ़ेंगे हम लोग पुलिस सिस्टम। आगे बढ़ जाएं। चलो अब ये सब तो पढ़ ही चुके हो, बताना है कुछ मुझे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ जितनी जगह स्मूथ पड़ा था वहां पे आप हटा के उसको क्या मानोगे, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। तो सरफेस आपका अब कहीं पर भी स्मूथ नहीं है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ एक सिंगल, देखो कितना आसान होता है, यहाँ लिखते थे अपन T ma लिख देते थे, याद है। अब यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, T माइनस म्यू m1g, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू m1a, बस यही चेंज आएगा पूरी इक्वेशन में। तो करो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, टेंशन की फॉर्मूला बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, बस इतना ही करना है। तो दो ही इक्वेशन बन रहे हैं और दोनों फटाफट बना लीजिए। एक बार m1 के लिए FBD बनेगा, एक बार m2 के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। चलो भाई, और m1 के लिए क्या होगा भाई इक्वेशन, अब ये मत कहना कि n इक्वल टू m1g लिखो, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आपको क्लियर होगा कि n की वैल्यू क्या आएगी, m1g, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ आ जाएगा, सीधे मैं लिखूंगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला, तो क्या जाएगा, t माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1, इक्वेशन नंबर। और M2 में तो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ आएगा क्या फ्रिक्शन, नहीं, क्योंकि पुलिंग फ्रिक्शन नहीं बोला गया है, ठीक है। क्योंकि बोला गया, देखिए फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड, जब पुली का फ्रिक्शन बोलेंगे तब पुली की बात होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन चेंज होगा हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, करेंगे उसके ऊपर भी करेंगे, परेशान नहीं, इतना डिफिकल्ट है नहीं एग्जाम में तुम्हारे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है तो m2g पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोलता, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो इसको करना तो बहुत आसान था, ऐड कर देंगे तो t गायब हो जाएगा। 1 और 2 को क्या है भाई बताओ, जी बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, m1 प्लस m2 होगा, ठीक है, वेरी गुड। क्या जाएगा, क्या किया हमने, 1 को ऐड कर दिया 2 से, तो यही वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, फिर से पूछिए तो, m2 माइनस म्यू m1, हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर g होगा अपॉन, ठीक है,
नेक्स्ट करो, टेंशन निकालो, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ, आराम करने लगे, टेंशन निकालो टेंशन। पहले वाले से सॉल्व करना चाहते हो, किससे करोगे, किससे करोगे, पहले वाले से करो, क्योंकि टी पॉजिटिव है उसमें, तो तुम्हें रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या कर रही हो पावनी, कहाँ हो, करो फिर, बस छापना थोड़े ना, सॉल्व करिए, करिए 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 करिए। ऐड करने में क्या दिक्कत होगी भाई, टी आपका हट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, क्या बचेगा उधर बताओ, M2G प्लस में है, और देखो ना ये M2G प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। करें, हम ही करें क्या, आ गया तो बताओ फिर, गलत है। अरे हम टेंशन पूछ रहे हैं, तुम ये बता रहे हो क्या, टेंशन बता रहे हो, गलत बता रहे हो, टेंशन गलत बता रहे हो। देखो भाई पहला इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, टी बराबर जाएगा m1a प्लस म्यू, तो पहली बात तो सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। अब ए की वैल्यू पुट कर दे भाई, सॉल्व कर ले, आ जाएगा तेरा आंसर। फिर जब कुछ तो सिंप्लीफाई करेगा तो उसमें सब्ट्रैक्शन वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिखा तुझे अभी भी, इधर देख, ठीक है, तो वहां कभी नहीं आएगा जो तुम कह रहे हो, तो जल्दी से ध्यान सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत करता रह रहा हूँ ताकि आप लोग साथ समझ चलें, जब छाप रहे हैं उनके लिए। M2G माइनस म्यू M1G, ठीक है। अब बाहर एक M1 है, मैंने छोड़ा हुआ है जानबूझ के, अपॉन में क्या आएगा M1 प्लस, और इधर क्या बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम निकाल लो, जो करना है करो। एलसीएम तो निकाल लोगे ना, क्या भाई मुकुंद, हाँ अरे ये तो करके दिखाओ यार। जिसको आ रहा है करते रहिए बेटा, आंसर निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। एलसीएम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आ गया T इज इक्वल टू M1 M2G, क्या आएगा M1 M2G माइनस म्यू, क्या जाएगा M1 स्क्वायर G, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर प्लस म्यू M1G, और इधर आएगा M1 प्लस, और नीचे एलसीएम क्या आएगा, M1 स्क्वायर G, देखो कट गया, ठीक है। ठीक है, आ गया आंसर। जो कॉमन ले सकते हैं वो निकाल लीजिए बाहर, M1 M2G कॉमन लिया जा सकता है। बेटा खिड़की देख लो तो बंद कर दो, आएगा 1 प्लस ये लिख लीजिए इसको, आया सबका ये सेम। सौम्या कहाँ तक पहुंची थी तुम कि बस लिख रही हो, वहां तक हो गया था, तब भी नहीं कर पाई, आंसर तुम्हारे पास था एकदम, यहाँ से बस मल्टीप्लाई करना था, ये तो हो गया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हमने कॉमन लिया M1 M2G, ठीक है। आदित्य कहाँ तक पहुंचे थे भाई, हो गया था, बहुत धीमे हो, तुम्हारा गलत कैसे आ रहा है जी, इतना सिंपल है। अभी तो 2 ही कर रहे हैं, 3 वाले में क्या करोगे फिर, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ जाए, जल्दी लिखिए भाई। केस नंबर 2 शुरू करिए, ये वाला, इसमें भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान देना इस बार ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1 इज डाउनवर्ड, नीचे जाएगा तो उसका मतलब ये क्या करेगा,
अब जो फ्रिक्शन दिया गया है वो सरफेस इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में दिया गया है, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये हो गया तेरा फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन। किसके सपोर्ट में आ गया, m2g sin थीटा, और किसके अगेंस्ट आ गया, टेंशन के अगेंस्ट आ गया, और टेंशन कहां से आया था, m1g के कारण आया था। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दिया है, तो क्या आप इसको n m2g cos थीटा लिख नहीं दोगे पहले, ठीक है, आसान है ना, शुरू तो करिए, कठिन आसान तो देखा जाएगा बाद में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से एफबीडी किसके लिए, m1 के लिए शुरू करते हैं, है ना। फॉर m1 क्या आएगा, जितने भी कंपोनेंट है लिख लो, तो डाउनवर्ड मोशन है, मतलब यही हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ पर ये हो जाएगी तेरी पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्या जाएगा m1 g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, क्वेश्चन नंबर 1, और लिख ही लेते हैं चलो, n इज इक्वल टू ये फॉर m2, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या जाएगा m2g cos, किसी को अगर दिक्कत हो ये कंपोनेंट में तो पूछ लो, अभी बता देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा m2 के लिए t माइनस m2g sin थीटा, फिर माइनस करें, यस माइनस, कुछ लोग कहेंगे सर इसको ऐड कर दो, बेटा ऐड करोगे तब भी तो ओवरऑल सब्ट्रैक्शन होगा, और ब्रैकेट खुलेगा तब ऑटोमेटिकली अंदर सारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, देख लो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, वो कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सबको नेगेटिव लिखते जाओ, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए किसके बराबर होगी बताओ, m2a के बराबर, ठीक है। फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो t गायब हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 + 2, देखो अब मैं ये ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को, ठीक। तो शुरू करें, तो देखो m1g माइनस टी, ठीक, फिर प्लस से शुरू करते हैं, फिर प्लस टी, जैसे लिखा है वैसे लिख डालो, m2g sin थीटा माइनस म्यू इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा m1 प्लस ये क्या आएगा, ठीक है, आसान है ना। अब देखो ये प्लस टी माइनस टी कट जाएगा, यह जाएगा m1g माइनस m2g sin थीटा माइनस, अब n की वैल्यू पुट कर ही दे, कहां से, ये हमें पता है ऑलरेडी, इसको इक्वेशन ही बनाया था क्या, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या लिखते हैं भाई m2g cos थीटा, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 a, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह गया, बाकी सब तो मैंने लिख के दे दिया है ना भाई, यही आया तुम्हारा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। g देखो सारे टर्म में है, g को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा, m1 माइनस m2 sin थीटा माइनस म्यू m2 cos थीटा, ब्रैकेट के बाद क्या जाएगा, g डिवाइडेड बाई m1 प्लस, है ना आसान, ठीक है। अब इसी प्रकार से टेंशन निकाल सकते हैं, तो टेंशन घर पे निकालिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ आपके लिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, घर पे एक्टिविटी करना, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, टेंशन कितना आया, हाँ भाई टेंशन निकालोगे, नहीं निकालोगे, अरे इससे भागोगे तो कहाँ सीख पाओगे, हम तो लिख ही दे रहे हैं, छाप लीजिए, लिखिए भाई m1 m2 1 प्लस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये लिख लो।
समझ में आ रहा है सबको? कहाँ गलत हो गया? कौन सा स्टेप? यहाँ, ये तो लास्ट में एलिमिनेट करिए। यहाँ अगर सही होगा तब वो सही होगा, ये चेक कर लो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, यही होता है प्लस माइनस में, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। और एक टॉपिक है छोटा सा, 2 ब्लॉक सिस्टम, तो अगली क्लास आपकी आखिरी क्लास होगी इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगले सेशन में जब मिलेंगे हम लोग, मतलब अगले के अगले, दैट इज कब मिलेगा वो, ये कौन सा दिन है आज, वेडनेसडे। तो अगले हफ्ते जब मिलेंगे मंडे को, तो एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद आसान है वो, अरे सर्कुलर मोशन तो 3-4 बता ही चुका हूँ मैं यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, लेकिन पढ़ाऊंगा। सवाल लगाने हो तो अभी लगा लो, सेंट्रीपिटल बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल बता दिया, वो उसमें एक बैंकिंग ऑफ द रोड वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो पढ़ाना पड़ेगा। वही एक टॉपिक के लिए हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करें, इससे अच्छा हम WBE पहले पढ़ा दें, ठीक है। WBE खत्म हो जाएगा, फिर वो एक टॉपिक है पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे तो है ही। फिर WBE के बाद CM पढ़ेंगे, CM के बाद ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कम से कम 20 दिन आराम से, सबसे भयंकर चैप्टर है, ठीक है। आसान है, हाँ यार, ऐसा बोलने वाले बच्चे मुझे बहुत पसंद है। ये चैप्टर जो है अच्छा है, हाँ। सेंटर ऑफ मास जब तक पढ़ते रहोगे खुश रहोगे, कैविटी सुनते ही दिमाग खराब होने लगेगा जब शिफ्टिंग और सेंटर ऑफ मास होने लगेगा। फिर जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स शुरू होगा तो अरे बाप रे ये क्या हो गया, इनर्शिया की तो बात ही मत करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तुमने आसान आसान बोला है तो बताओ तो थोड़ा बहुत यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़िया चीज है वो। अरे भाई आगे भी बढ़ना है, पीछे ही करते रहे, जल्दी करो, क्वेश्चन कराना है, 4 मिनट है भी मेरे पास, जल्दी करो। चलो ये क्वेश्चन करो, आसान है, कर लोगे। A horizontal force of 49 Newton is just able to move a block of, ये क्या है, मतलब able बोला मतलब ये क्या है, मिनिमम की बात हो रही है भाई। जस्ट able का मतलब है सबसे कम जो फोर्स लगाएंगे, है ना। फिर हाँ बेटा, वुड वेइंग कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वेट दिया हुआ है 10 किलोग्राम ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। और क्या है साथ में, एक और चीज है, करो जरा, कैसे करो, आसान है क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ, बस FBD बनाना है और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके बाद वाले क्वेश्चन को आसान नहीं बोलेंगे हम, ये वाला लेकिन आसान है। फोर्स दिया हुआ है ना तो आसान है। तो वेट से क्या मिल जाएगा, किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है अगर FBD बनाए होगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेट के बराबर। तो कहीं ना कहीं तुम्हें n दिया हुआ है, और अगर बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, तुम लोग ना टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो, ध्यान से सोचो। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स 49 न्यूटन, ये हो जाएगा तेरा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और नीचे क्या, ये n वाला मैं बनाऊंगा ही नहीं, क्यों, मुझे इसका होना पता है, क्या होता है, म्यू n, ठीक बेटा। और सुनना ध्यान से, जस्ट एबल बोला है मैंने, अभी भी अगर कुछ घंटी नहीं बज रही है। जस्ट एबल कब होता है, लिमिटिंग वाली कंडीशन, और लिमिटिंग भी स्टैटिक का ही मैक्सिमम होता है, तो स्टैटिक की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके आएगा, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं गधों, तुम की वैल्यू कितनी आ गई, n कितना दिया हुआ,
ये मास है, ये मास दिया हुआ है, तो ये जाएगा। अब करो, एक और चीज होती है कि म्यू की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, और कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में 1 से ज्यादा भी हो जाती है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर ये मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ था क्वेश्चन, तभी मैंने देखा ज्यादा आ रही है ना 4.9, तो इसका मतलब वो वेट नहीं, वो मास है, मास दिया हुआ है। तो फिर अरे मास तो किलोग्राम में हो सकता है ना भाई, तो वेट क्या जाएगा, mg हो जाएगा। तो 10 इंटू जी कितना, 9.8 ले लिया हमने, गिवन नहीं था तो मैंने ले लिया, ठीक है, गिवन होता तो 10 लेते, ठीक है। तो बस सॉल्व करो, कितना आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी। अब लैम्डा निकालो, पॉइंट सॉल्व किया, कट के बता रही अब 98 हो रहा है, ठीक है, 2 जा होगा ना, 49 2 जा 98 होता है, 1/2 0.5 होता है। लैम्डा निकालो, कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 तो कहीं होता नहीं है, एंगल पता नहीं है, तो लिख दो आंसर, ठीक है। अरे tan थीटा के फॉर्मूले में कहीं 1/2 नहीं आता है, तो नहीं पता होता तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अगर आप करना चाहें घर पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो अगली क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। धन्यवाद।